वेलकम टू ई कक्षा दोस्तों। ई कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज फिर से हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री में चार जो है डायमेंशंस होती हैं और सोर्सेज होते हैं, हमने उसके बारे में पढ़ा था। और हिस्ट्री के बारे में कैसे जाना जाता है हमने वो सब भी उसमें पढ़ा था, जैसे इंस्क्रिप्शन हो गए, कॉइन्स हो गए, केव्स हो गई, एडिक्ट्स हो गए। तो इन सब के थ्रू हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो आज जो हमने लास्ट क्लास में जहाँ से छोड़ा था उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं वैदिक कल्चर के बाद। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसके लिए मैं आई बटन यहाँ पर दे दूंगा, और इससे पहले की वीडियोस ज़रूर देख लेना। पहली की 3 वीडियोस में अच्छी खासी ट्रिक्स हैं जो आपको याद करने में मदद करेंगी, और जो इसके वैदिक कल्चर से पहले की है उसमें कुछ भी याद करने वाला नहीं है। तो आज का हम लेसन जो है उसे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ा था कि आर्यंस कहाँ से आए थे, और इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था कि जैसे एशिया माइनर टर्की में इंस्क्रिप्शन पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा वैदिक पीरियड है उसके बारे में जानेंगे, वेदों के बारे में जानेंगे, वेद कितने होते हैं, उनमें से क्वेश्चन कैसे बनकर आते हैं, उस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्लीस्ट ऑफ लिटरेरी सोर्सेज के बारे में, ठीक है। अब 4 चीज़ें होती हैं जिससे हमें लिटरेरी सोर्सेज के बारे में पता चलता है जो उस टाइम के थे, वैदिक कल्चर के थे, और ये आपस में कैसे रिलेटेड है उससे देखते हैं। संहिताज और वेदास। सबसे पहले आते हैं वेद। वेद को संहिता भी बोला जाता है, मतलब कई सारी चीज़ों की जो कंपाइलेशन होती है उसे संहिता बोलते हैं। तो वेदों का दूसरा नाम क्या होता है? कंपाइलेशन या फिर संहिता। और इन वेदों को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्राह्मण चाहिए। हर वेद के साथ एक ब्राह्मण रिलेटेड है। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनके साथ साथ जो ब्राह्मण अटैच्ड है उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं आर्यनकास। आर्यनकास का क्या मतलब होता था? जो टेक्स्ट जो फॉरेस्ट में बनाए जाते थे, जो फॉरेस्ट के लोग होते थे वो लोग जो टेक्स्ट बनाते थे उन्हें आर्यनकास बोला जाता था। ये भी हम पढ़ेंगे। उपनिषद, ठीक है, ये तब आए थे जब वेदों का अंत, मतलब वेदों का लास्ट पार्ट जब शुरू हुआ था तब उपनिषद आए थे, ठीक है। तो पहले वेदों के नाम के बारे में जानते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेदों में इसके नाम के बारे में बताया गया, जैसे श्रुति। श्रुति इसे क्यों कहा जाता है वेदों को? पहले ज़माने में ना किताबें नहीं हुआ करती थी, तो नॉलेज कैसे ट्रांसफ़र होती थी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को? तो वो बोलकर करी जाती थी। होता क्या था कि जैसे गुरुकुल में जो टीचर होते थे और जो स्टूडेंट होते थे, गुरु मंत्र बोलते थे, टीचर उनके बाद उसे रिसाइट करते थे, मतलब बार बार उसे जपते थे जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। और ऐसे ही जब वो बच्चे जब टीचर बनते थे तो वो अपने स्टूडेंट्स को बोल के उनसे बार बार बुलवा के ऐसे नॉलेज ट्रांसफर होती थी। सुनने मात्र से ही वो जो ज्ञान था वो रिसीव करते थे और आगे अपनी आने वाली जनरेशन्स को पढ़ाते थे, लिख कर नहीं करवाते थे। तो वेदों का इसलिए एक नाम रख दिया गया श्रुति, मतलब जो सुनने मात्र से जो याद होता है और जो आगे नॉलेज ट्रांसफर होती है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका दूसरा नाम आता है अपौर्षेवा। अपौर्षेवा का मतलब होता है कि इसे इंसानों ने नहीं बनाया, इसे भगवान ने बनाया, ऐसा कहा गया है। नॉट क्रिएटेड बाय मैन बट बाय गॉड। फिर तीसरा नाम क्या आता है? नित्य। नित्य का मतलब होता है हमेशा रहने वाला, सदा रहने वाला, जैसे एग्जिस्टिंग ऑल द एटर्निटी, मतलब हमेशा के लिए ये रहेंगे, ठीक है। इसका एक नाम होता है देवीय। देवीय जैसे कि मैंने कहा अपौर्षेवा में कि इंसानों ने वेदों को नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। तो देवीय मतलब क्रिएटेड बाय गॉड, जिसे भगवान ने खुद बनाया हो। तो वेदों का एक नाम ये रखा गया। फिर आता है संहिता। जैसे कि मैंने बोला था कि वेदों को संहिता भी बोला जाता है। कंपाइलेशन होती है। कंपाइलेशन किस चीज़ की होती है? किन चीज़ों को जोड़ जोड़ के बना होता है। कई सारे चैप्टर होते हैं, कई सारे मंत्र होते हैं उसके अंदर, कई सारे हिम्स होते हैं, तो उन सबको मिलाकर एक वेद बनता है। मतलब कंपाइलेशन, कंपाइल करना, कई सारी चीज़ों को जोड़कर एक बनाना। तो ये सारे के सारे नाम थे वेदों के। अब वेद 4 तरीके के होते हैं। ऋग्वेद, ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले वेद पे चलते हैं, ऋग्वेद के ऊपर। ऋग्वेद का नाम क्या रखा गया है? कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, मतलब इसमें कई सारे लिरिक्स हैं, कई सारे मंत्र हैं, इन सबको जोड़कर यह ऋग्वेद बनाया गया। इसको ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है, मतलब सबसे पुराना जो वर्ल्ड में टेक्स्ट है, जो कुछ भी रिटन है या जो भी है
जिसमें सारे मंत्र जो मिले हुए हैं वो ऋग्वेद है। इसीलिए इससे ये भी कहा जाता है कि दिस इज द फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। और फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ मैनकाइंड ऋग्वेद। और ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो रिलेटेड है ऋग्वेद के साथ, मतलब ऋग्वेद का किस लैंड, किस रीजन के साथ जो उसका अराइज हुआ था, तो वो कहाँ से लेना देना था, वो था पंजाब। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ज्योग्राफिकल एरिया रिलेटेड टू ऋग्वेद, तो आप उसका जवाब दे सकते हैं पंजाब, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जाता है कि इसमें हिम्स कितने हैं, कितने मंत्र हैं, कितने वो श्लोक हैं, वो कितने हैं, तो 1028 1028 को आप मैथ्स में ही पढ़ते हैं, 2⁻10 1028 होता है। अच्छा, ऋग्वेद में चैप्टर कितने हैं, तो ऋग्वेद में चैप्टर आते हैं या मंडल कितने हैं, कितने पार्ट में ऋग्वेद डिवाइडेड है, तो वो भी है 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। अब 10-10 की बात हो रही है तो 1-10 ये भी है, 10th मंडल जो 10वां उसका चैप्टर है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि पुरुष सूक्त या पुरुष सूक्त कहाँ पर मिलता है, तो वो हमें 10th मंडल में मिलता है। किसके 10th मंडल में, ऋग्वेद के 10th मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त से हमें क्या पता चलता है, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर चारों वर्णों के बारे में बताया गया। 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इससे हमें पता चलता है। तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि 10th मंडल के ऊपर की पुरुष सूक्त कौन से में मिला था, 10th मंडल में, या फिर 10th मंडल दिया होगा और उसके अंदर नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से कई अलग सूक्त लिखे होंगे, तो आप पुरुष सूक्त पे टिक मार देना। और पुरुष सूक्त से रिलेटेड अगर 4 मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर 4 वर्णों के बारे में, तो आपको 4 वर्ण के बारे में भी पता चल गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अच्छा, एक चीज और इसके बारे में मैं यहाँ पे आपको लिखवाना चाहता हूँ, ये वाला पार्ट मैं हटा रहा हूँ। तो आपसे पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट ऋग्वेदिक मंत्र कौन सा है, कि भाई सबसे पुराना ऋग्वेदिक मंत्र कौन सा है, तो वो है गायत्री मंत्र। एग्जाम में पूछा जाएगा कि ओल्डेस्ट जो ऋग्वेदिक मंत्र है उसका नाम क्या है, तो सीधा गायत्री मंत्र पे टिक कर देना, ठीक है। और गायत्री मंत्र लिखा किसने था, किसने बनाया था, वो कंपोज किसने किया था, वो किया था विश्वामित्र ने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहला मंत्र कौन सा था, अर्लीस्ट मंत्र कौन सा था, तो वो था अग्नि मंत्र, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि गायत्री मंत्र कौन से मंडल में मिलता है या कौन से चैप्टर में मिलता है, तो वो 3rd मंडल में मिलता है, 3rd चैप्टर में मिलता है, 3rd मंडल, ठीक है। अर्लीस्ट अग्नि मंत्र, आपसे पूछा जाएगा कि मूल और ओरिजिनल मंडल कौन से होते हैं। देखो हुआ क्या था कि ऋग्वेद के अंदर जो पहला और वो जो 10वां मंडल था ना, वो बाद में जोड़ा गया था, और जो 2 से लेकर 7 तक के थे ना, वो ओरिजिनल थे। मतलब जब ऋग्वेद कंपोज हुआ था तो उस टाइम पे जो एक्चुअल मंडल थे वो कहाँ से कहाँ तक थे, 2 से लेके 7वें तक, मतलब 2nd to लेके 7 तक। इसलिए इनका नाम रखा गया मूल या फिर ओरिजिनल या फिर गोत्र मंडल या फिर कुल ग्रंथ, इससे इसे बुलाया जाता है, गोत्र मंडल या फिर कुल ग्रंथ। 2 से लेके पार्ट 7वें तक के पार्ट को हम क्या कहते हैं, कुल ग्रंथ, ठीक है। अब इसके बाद फर्स्ट और जो 10th थे, जो पहला प्लस जो 10th था, वो बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के बारे में अगर हम आगे पढ़ें तो ऋग आता कहां से है, ऋचा। ऋग आता है ऋग से, ऋग कहां से आया, ऋचा या फिर
ऋषि से, ठीक है, ऋक ऋचा ऋषि, ठीक है, ये मैंने लिखवा दिया आपको, मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या होता है? ऋचा का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी श्लोक या कोई भी मंत्र पढ़ें तो उसका मीनिंग उसको पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ जाए, उसके लिए आपको किसी और टेक्स्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है या और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, जो अपने आप ही जो चीज़ समझ में आ जाए हमको, तो उसे हम कहते हैं ऋक या फिर ऋचा। और ऋग्वेद में जितने भी मंत्र हैं वो आपको खुद ब खुद समझ में मतलब ऑब्वियसली आपको संस्कृत लैंग्वेज आनी चाहिए, बट अगर आपको लैंग्वेज आती है और अगर आप उसकी नॉलेज रखते हो लैंग्वेज की, तो अगर आप पढ़ोगे तो वो खुद ब खुद हर एक मंत्र का एक अपना ही मीनिंग है। उसको समझने के लिए आपको किसी और चीज़ या किसी और मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो चलते हैं अपने आगे के 3 वेदों के ऊपर। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था ऋग्वेद के बारे में, अब दूसरा वाला क्या होता है? सामवेद। अच्छा, सामवेद से हम कैसे, इसके अंदर होता क्या है? एस से सामवेद, एस से संगीत, एस से सॉन्ग। तो आपसे पूछा जाएंगी कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, मतलब किसमें मंत्र और जो वो हिम्स हैं और लिरिक्स हैं वो किसमें हैं, तो आप क्या बताओगे? ऋग्वेद में। लेकिन सॉन्ग और म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है, तो आप क्या कहोगे? सामवेद। और इसको हम ये भी कहते हैं कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेलोडीज, जितने भी संगीत और जो धुन है उसका कलेक्शन क्या है? सामवेद। तो ऐसे याद रखना, ऐसे संगीत, ऐसे सामवेद, ऐसे सॉन्ग। और इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्रुपद राग जो है, राग संगीत में होते हैं, जब आप म्यूजिक सीखोगे तो जो लोग सीखते हैं उन्हें पता होता है कि राग क्या होता है। तो ध्रुपद राग बिलोंग्स टू विच वेद? तो 4 ऑप्शन में से कौन सा टिक मारोगे? सामवेद के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर टोटल हिम्स कितने हैं, जो श्लोक और जो मंत्र जो हैं वो कितने हैं? 1549, ठीक है। लेकिन इसकी विशेष बात क्या है, खास बात क्या है कि 75 को छोड़कर बाकी जितने भी हैं ना जो हिम्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेद को इसीलिए ओरिजिनल और मूल और ओल्डेस्ट टेक्स्ट कहा जाता है, क्योंकि इसी में से बहुत सारी चीज़ें आगे इमर्ज होकर बाहर आई, ठीक है। तो सामवेद के बाद हम चलते हैं तीसरे वाले वेद के ऊपर। तीसरे वेद का क्या नाम है? यजुर्वेद, ठीक। तो यजुर्वेद किससे रिलेटेड है? अगर आपसे पूछा जाए कि विच बुक या विच वेद इज रिलेटेड टू सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, जो सैक्रिफाइस हम करते हैं, जो प्रेयर्स होती हैं सैक्रिफाइस से रिलेटेड, वो कौन से वेद में मिलती हैं? तो वो यजुर्वेद में मिलती हैं। यजुर्वेद के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि कैसे पूछा जाएगा, जैसे आउट ऑफ दीज 4, मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में से कौन सा ऐसा वेद है जो वर्स और प्रोस दोनों में लिखा गया है? बाकी सारे वर्स में लिखे हैं, लेकिन एक यजुर्वेद ही ऐसा है जो वर्स और प्रोस दोनों में लिखा है। प्रोस मतलब पैराग्राफ स्टाइल और वर्स मतलब पोएटिक स्टाइल होता है। तो कौन सा ऐसा वेद है? वो है यजुर्वेद। अच्छा, इसके अंदर है क्या? डिस्क्रिप्शन ऑफ यजनास, सेक्रीफाइस। अब देखो, जब आप कभी आप यज्ञ करते हो तो उसके अंदर आप क्या डालते हो? आहुति, मतलब आप एक चीज सेक्रीफाइस कर रहे हो, आपके पास जो है वो आप अर्पित कर रहे हो। तो पूछा जाए कि डिस्क्रिप्शन ऑफ यजनास मतलब यज्ञ जो जिसके बारे में कि करते कैसे है परफॉर्म, वो किस वेद में लिखा है? तो वो लिखा है यजुर्वेद में, यजुर, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें से कौन सा है ऐसा वेद, तो वो यजुर्वेद है जो वर्स और प्रोज में है, और बाकी के सारे किस में लिखे हैं? वर्स, मतलब पोएटिक फॉर्म में लिखे हुए हैं। और जो यजुर्वेद है ना, ये अपने आप में 2 पार्ट में आगे डिवाइडेड है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जैसे आप हिंदी कैलेंडर आपने देखा होगा, उस तरीके से अगर आप समझने की कोशिश करो तो हमारा जो हिंदी कैलेंडर में जो मंथ होता है, जो महीना होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो ऐसे यजुर्वेद भी है, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। अब आते हैं अपने 4th वाले जो वेद के ऊपर, जिसका नाम है अथर्ववेद। ये जो अथर्व है ना, ये ऋषि का नाम था, ठीक है। अथर्ववेद टेकन फ्रॉम नेम ऑफ ए ऋषि। तो इसके अंदर क्या आता है अथर्ववेद के अंदर? इसके अंदर जितने भी मैजिकल फॉर्मूले हैं ना, जितने भी मैजिक, विच क्राफ्ट, गोस्ट, उससे रिलेटेड जितने भी है ना मंत्र तंत्र, जो विद्या है, आर्किटेक्चर,
वो कहाँ से ली गई है? अथर्ववेद में से ली गई है। तो चारों वेदों की अपने आप में एक इंपॉर्टेंस है। ऋग्वेद ओरिजिनल ओल्डेस्ट टेक्स्ट, उसमें क्या है? सारी लिरिक्स हैं। सामवेद मेलोडीज संगीत, यजुर्वेद इसके अंदर क्या? सैक्रिफिशियल प्रेयर्स, मतलब जब यज्ञ होता है तो उसमें क्या क्या मंत्र पढ़े जाते हैं, क्या क्या करना होता है, वो सब के सब यजुर्वेद में लिखे हुए हैं। और इसके अंदर अथर्ववेद में क्या आता है? मैजिकल, रिलेटेड टू मैजिक, विच क्राफ्ट। और अथर्ववेद क्या है? इट इज द लास्ट ऑफ ऑल वेदास। चारों के वेदों, मतलब तीनों वेदों के बाद सबसे लास्ट में हमेशा क्या आता है? अथर्ववेद आता है। अच्छा, वेदत्रय, मतलब वेदत्रय का मतलब क्या होता है? यहां पे लिखा हुआ है मैंने, 3 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जब इन तीनों को मिलाकर वेदत्रय बोला जाता है। अब आप पूछोगे अथर्ववेद को इसके अंदर क्यों नहीं लिया जाता? उसका कारण ये है कि ये इसके अंदर दोनों के दोनों कल्चर में है। एक तो आर्यन कल्चर है और एक नॉन आर्यन कल्चर है, तो इसको प्योर नहीं माना जाता, इसलिए इसको वेदत्रय के बाहर रखा जाता है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ आर्यन एंड नॉन आर्यन कल्चर। तो एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि विच वेद हैज बोथ द कल्चर, आर्यन एंड नॉन आर्यन कल्चर, क्या आंसर दोगे? अथर्ववेद। बुक ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, अथर्ववेद, ठीक है। रिलेटेड टू विच क्राफ्ट, गोस्ट, मैजिक, ठीक है, अथर्ववेद। विच वन इज द लास्ट ऑफ ऑल वेदास? अथर्ववेद, ठीक है। वेदत्रय ऑप्शन दिया होगा, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदत्रय? कई बार क्या होता है कि वेदत्रय लिखा है, नीचे उपनिषद ऑप्शन में दे देते हैं, लेकिन हम यहाँ वेदों के बारे में बात करें कुछ भी लिख देंगे। आपको पता होना चाहिए, वैसे ही ये पढ़ के ही याद हो जाएगा। यार देखो, इस बार इन वाली जो वैदिक कल्चर वाली सीरीज है इसमें ज़्यादा ट्रिक है नहीं, क्योंकि आप सिर्फ सुन लोगे। ये बातें सबको पता होती हैं, 4 वेद होते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पे आपको अपने आप ट्रिक बता दी जाएगी। लेकिन वेदत्रय में याद रखना, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना है तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अथर्ववेद को क्यों बाहर रखते हैं, क्योंकि इसमें मिक्सचर है किसका? आर्यन कल्चर और नॉन आर्यन कल्चर का, इसलिए इसको बाहर रख दिया। तो इसमें ट्रिक की या रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना ही दिमाग पे स्टोर करो जिसकी ज़रूरत है, जिसको मतलब जो आप रिक्वायर्ड है जितना। तो वेदत्रय के 3 हिस्से, 3 पार्ट कौन कौन से हैं? ऋग, साम और यजुर्वेद। सेम ऐसे ही इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, तो आपको याद है ऋग्वेद में कितने होते हैं? 2 की पावर 10, 1028 इतने उसमें हिम्स हैं, मंत्र हैं। दूसरी बात क्या है? मंडल कितने हैं? 10 ही मंडल हैं, 2 से लेके 7 तक ओरिजिनल हैं। और उसमें क्या था कि एक फर्स्ट वाला और जो 10th वाला है वो लास्ट में ऐड किया गया है, ठीक है। सबसे पुराना मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र है। और सबसे पहला मंत्र, अर्लीस्ट ऑफ मंत्र कौन सा है? वो था अग्नि मंत्र। और गायत्री मंत्र कौन से मंडल में मिलता है? 3rd में, ठीक है, तीसरे वाले में। 10वें मंडल में क्या मिलता है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में क्या है? 4 वर्ण है, चारों वर्णों के नाम आपको पता ही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। यजुर्वेद के ऊपर आ जाएगा सैक्रिफिशियल प्रेयर्स वाला, तो आप बता सकते हो कि कौन सा वेद था? यजुर्वेद था। वर्स एंड प्रोस किस में पाए जाते हैं? तो सिर्फ यजुर्वेद में मिलते हैं, ठीक। और 2 पार्ट क्या होते हैं? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जैसे कि हमारे मंथ में होते हैं 2 पक्ष होते हैं, क्या? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। इसके आगे चलते हैं आप। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। और हमने पढ़ा था कि अर्लियर जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं वो 4 पार्ट में थे, जैसे वेद थे, फिर वेदों से रिलेटेड जो ब्राह्मण थे, और फिर थे आर्यनकाज, और लास्ट वाला जो 4th पार्ट था उसमें थे उपनिषद। तो ब्राह्मण के ऊपर चलते हैं। ब्राह्मण क्या करते थे? हमें मीनिंग बताते थे, एक्सप्लेन करते थे कि जो वेदों में लिखा है वो। तो इसके ऊपर आपके पास क्वेश्चन कैसे आता है कि ऋग्वेद के साथ सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के साथ कौन कौन से जो ब्राह्मण हैं वो जुड़े हुए हैं? तो ऋग के साथ आते हैं ऐत्रेय या कौशिकी, सामवेद के साथ आते हैं पंचविश या जमिन्या, और यजुर्वेद के साथ आते हैं शतपथ और तैत्तरीय, ठीक है। और जो शतपथ थे ना वो सबसे पुराने और सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर में जो ब्राह्मण थे वो थे, तो ये याद रखना है यहाँ से। और अथर्ववेद के साथ क्या आते हैं? गोपथ। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे पंजाबियों में आपने देखा होगा कि रोका सेरेमनी होती है ना, तो ये आर आ गया यहाँ से, ठीक है, और ओ ये हमारा जो ऐत्रेय है ये यहाँ से, और जो कौशिकी है वो यहाँ से। तो इसको ऐसे करके याद कर लेना,
इसको उल्टा लिख लेना कि यहाँ पे कौशिकी पहले लिख लिया और ऐत्रेय बाद में, कि ऋग्वेद, कौशिकी और ऐत्रेय। ठीक है, सामवेद। एसपीजे इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा, बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है। मैं किसी चीज के प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन एक एसपीजे इंस्टीट्यूट है मुंबई में एमबीए के लिए, SPJIIMER है, बट आप इससे याद रखना कि एसपीजे इंस्टीट्यूट होता है तो एस से सामवेद, पी से पंचविश, जे से जैमिन्य। ये थोड़ा सा टफ था इसलिए इसके लिए ट्रिक बता दी। और यजुर्वेद, YST, जैसे हम यस्टरडे लिखते हैं ना, दूसरे पेन से लिख देता हूं मैं, यस्टरडे, YS, इसको S को भी बड़ा करके लिख लो। तो ये वाला Y हो गया यजुर्वेद, ये हो गया S से शतपथ, और ये हो गया तैत्तिरीय। ठीक है, तो ये एक याद करने का तरीका है। वैसे तो अगर आप इसको ढंग से पढ़ लोगे और इस ट्रिक को देख भी लोगे ना तो भी आप नहीं भूलोगे। होता क्या है कि जब एग्जाम में आपको ऑप्शन दिखाई देंगे आपको ये याद आ जाएगा। ठीक, और लास्ट वाला सबसे सिंपल है, अथर्व के साथ गोपथ, तो इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब आपको ये तीनों के पहले वाले याद हो गए ना, रोका, एसपीजे और यस्टरडे, YST, यजुर्वेद, शतपथ और तैत्तिरीय, अगर आपने एक बार ढंग से भी पढ़ लिया तो ये वैसे ही याद हो जाएंगे। अगर वैसे उससे पढ़ने से याद ना हो, बार बार भूल रहे हो, तो इससे याद रख लेना। और पहली और लास्ट चीज तो हमेशा आपको याद रहती ही रहती है। जैसे हम डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहली कौन सी थी, हरियाणा, और सबसे लास्ट में था मौर्यन। तो ये चीजें तो वैसे ही याद होती हैं, लेकिन मैं उसके लिए भी ट्रिक बता दूंगा, तो इसको ऐसे याद रख लेना। अब आते हैं अरण्यकास के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा था कि अरण्य का मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट, जंगल। कुछ जो हर्मिट्स होते थे, हर्मिट कौन होते हैं, जो जंगलों में जाकर रहते हैं, बड़ा स्ट्रॉन्ग वे ऑफ लाइफ होती है, स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ होती है, वो लोग वहां पर जाकर तपस्या करते हैं। तो वो जो लोग थे वो इसे फॉरेस्ट मतलब अरण्यका ये चीजें लिखा करते थे। तो अरण्यका आया कहां से, अरण्यका में अरण्य जो है वो है फॉरेस्ट, और जो बाकी वाला पार्ट है वो क्या है, टेक्स्ट। तो अरण्यका क्या हो गए, फॉरेस्ट टेक्स्ट। तो इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं, बट अब हम चलते हैं उपनिषद के ऊपर। उपनिषद का मीनिंग क्या होता है, उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर बाय, मतलब किसी के पास बैठकर ज्ञान लेना। जैसे टू सिट, इसको मैं साफ लिख देता हूं, टू सिट एट द फीट ऑफ मेंटर और टीचर टू गेन नॉलेज। पुराने जमाने में क्या होता था कि शिक्षक जो है ना वो ऊपर बैठा करते थे और आसन के ऊपर बैठा करते थे, और जो बच्चे थे जो पढ़ते थे वो नीचे जमीन पे बैठ के, ताकि उनको रिस्पेक्ट दी जा सके। टू सिट एट द फीट ऑफ मेंटर और टीचर टू गेन नॉलेज, उनके चरणों में बैठकर जो विद्या थी वो ग्रहण करते थे, नॉलेज लेते थे। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एज दे केम नियर द एंड ऑफ वेदास, वेदों के अंत के समय ये आए थे उपनिषद। जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है उपनिषद, एट द एंड ऑफ द वेदास। ठीक है, और इसका नंबर क्या होता है, अब जैसे भगवान की बातें हो रही है सारी की सारी, 108 माला जप लो, ये कर लो, वो कर लो, तो ऐसे करके इसको याद कर लेना कि कितने थे टोटल इन नंबर, 108। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि सबसे पुराना ओल्डेस्ट उपनिषद कौन सा है, तो वो है बृहदरण्यका। इसके साथ कंफ्यूज मत होना, बृहदरण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद, यहां पे लिखा हुआ है। जैसे अब इसको याद कैसे करोगे, चरणों में बैठते हैं किसके, मेंटर के। मेंटर क्या होता है, वृहद होता है। वृहद मतलब वृहद आश्रम, जैसे आपने सुना होगा कि वहां पे बुजुर्ग लोग रहते हैं ना, तो वहां से वो वृहद वाला वैसे करके याद रख लेना। यहाँ वृहद का मतलब भी ओल्ड होता है, और वैसे भी यहाँ पे लिखा है कि बृहदरण्यका इज द ओल्डेस्ट उपनिषद। ओल्ड ओल्ड यहाँ पे सर्कल कर लो, इसका भी मतलब ओल्ड है, इसका भी मतलब ओल्ड है। और
आप जब ज्ञान लेते हो तो आपसे एज में वो बड़ा ही होता है ना, छोटे से भी ले सकते हो, बट इसको याद करने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि मेंटर के चरणों में बैठते हैं, ऑब्वियसली आपसे एज में बड़ा होगा, तो वैसे करके याद रख लेना कि वृहद आदमी बैठा है, उसके चरणों में मैं ज्ञान ले रहा हूं, तो चरणों में बैठकर ज्ञान लेने को क्या बोलते हैं? उपनिषद। और ओल्डेस्ट उपनिषद क्या हो जाएगा? बृहदारण्यका। तो ऐसे करके इसको याद कर लेना। ये सारी टर्म्स आपस में मीनिंग वाइज रिलेटेड है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सत्यमेव जयते, जैसे जो हमारा मोटो है, जब आपने एम्बलम देखा हो उसके नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते, एक एपिसोड भी आता था सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा जय हो, विजय हो। तो वो कहां से लिया गया था? वो लिया गया था उपनिषद में से। और कौन सा उपनिषद था? मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? मुंडको उपनिषद से। ठीक है, और एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि एक फेमस स्टोरी थी यम और नचिकेता और यमराज के बीच में जो डायलॉग हुआ था ना, वो बहुत फेमस था। तो वो चीज कहां से ली गई थी? कठोपनिषद से। कहां से ली गई थी? कठोपनिषद से। कथो का मतलब कथन, कथन का मतलब डायलॉग। तो अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम विच उपनिषद, मतलब कौन से उपनिषद में से डायलॉग बिटवीन यम एंड नचिकेता, यम और नचिकेता के बीच का कथन कहां से लिया गया था? कथन, क से कथन, क से कठोपनिषद, उपनिषद। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो। और सत्यमेव जयते कहां से लिया गया था? मुंडको उपनिषद। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। लव सर ने परसेंटेज सीरीज पूरी करवा दी है, अलजेब्रा की सीरीज अभी चल रही है, और वो कैप बूस्टर के नई जो सीरीज आई है वो नए फॉर्मेट में आई है। और इससे पहले के जो वीडियोस जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि वो कैप वाली कहाँ गई है, तो दोबारा हम नए फॉर्मेट में बना के उसे अपलोड कर देंगे जल्दी से जल्दी। और मुझे पता है कि हिस्ट्री के लेक्चर थोड़ा लेट आ रहे हैं, बट जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारा काम होता है, सबको एक साथ लेके चलना होता है। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम आपको पूरा मटेरियल प्रोवाइड करें और ये ट्रिक्स और हर तरीके से आपको हम अपनी तरफ से सपोर्ट करें ताकि आपका सिलेबस जितनी जल्दी हो सके पूरा हो सके। तो ई कक्षा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, उस पर जाइए, वहाँ से पढ़िए और आपको जितनी नॉलेज हो सके आप वो गेन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और इसे पढ़ लेना। इस तरीके से पढ़ोगे तो रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में जो है वो खाली रहेगा। खाली इन द सेंस कि जो ज़रूरी है सिर्फ वही रहेगा, जो बेफालतू का है वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जितना हो सके आपका टाइम बचेगा। सो थैंक यू वेरी मच। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ई कक्षा को। थैंक यू।